बाढ़ बारिश से आगे वो खबर जिस पर आपको सावधान करना बहुत जरूरी है। बाढ़ से आगे बढ़ गए हैं अब। मसला काम धंधे व्यापार देश की इकोनॉमी से जुड़ा है, इसलिए गौर से सुनिएगा इस खबर को, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ चीन में आर्थिक मंदी बहुत तेजी से आ रही है। इस मंदी का असर पूरी दुनिया पर होगा, क्योंकि चीन सभी को कुछ ना कुछ सप्लाई करता है, कुछ ना कुछ उनसे लेता है। तो भारत इससे अछूता रहेगा अगर इकोनॉमी का उसकी का फर्क सब जगह पड़ेगा। हमारे देश के भी कई छोटे बड़े कारोबार चीन पर निर्भर है। कहीं से कोई कच्चा माल मंगवाता है तो कोई बना बनाया ही मंगवा लेता है। चीन में मंदा खराब ना कर दे आपका धंधा, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में यह समझिए कि चीन की मंदी आई है तो क्यों आई। 军事战略指导，发展人民战争战略战术，打造强大战略威慑力量体系。 सुना जिनपिंग को आपने? 16 अक्टूबर 2022 को जिनपिंग कैसी डींगे हाँक रहे थे, क्योंकि तीसरी बार राष्ट्रपति जो बने थे। चीन को सुपर पावर की तरह पेश कर रहे थे, लेकिन 9 महीने के अंदर दिखावे का गुब्बारा फट गया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पर मंदी का जबरदस्त अटैक हुआ है। जिस देश को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, वहां से इकोनॉमी डूबने के रेड सिग्नल आने लगे हैं। बिजनेस की भाषा में कहें तो सुस्त इकोनॉमी, एक्सपोर्ट का घट जाना और ग्लोबल कंपनीज का पलायन चीन के जहाज के डूबने के पीछे के यही 3 बड़े फैक्टर बताए जा रहे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी और अमेरिका से डायरेक्ट पंगा लेना चीन की मंदी का बिग फैक्टर बताया जा रहा है। लंबे लॉकडाउन ने चीन में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को जो डैमेज किया, उसकी भरपाई अभी तक ना तो हो पाई है और ना ही इसके होने के आसार नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इस वक्त दुनिया में चीन की डूबती इकोनॉमी के चर्चे क्यों हैं? दरअसल 17 जुलाई को चीन के दूसरे सबसे बड़े रियल एस्टेट ग्रुप एवरग्रांडे ने अपनी 2 साल की अर्निंग रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को 2 साल में 81 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। यह हाल उस कंपनी का है जिसे फॉर्च्यून ग्लोबल ने दुनिया की सबसे प्रॉफिट वाली 500 कंपनियों में से 122वें नंबर पर रखा था। कोरोना के बाद से चीन में रियल एस्टेट कंपनियां नकदी के संकट से दो चार हो रही हैं। कर्ज ना चुका पाने की वजह से बड़ी चीनी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 21% युवा बेरोजगार हैं। शी जिनपिंग के डूबते आर्थिक साम्राज्य पर अमेरिका की तेज नजर है। Growth in China can have some negative spillovers. For the United States, growth is slowed, but our labor market continues to be quite strong. I don't expect a recession. चीन की तबाही का जश्न अमेरिका मना तो रहा है, लेकिन उसे पता है कि चीन डूबा तो असर बाकी दुनिया पर भी पड़ेगा, क्योंकि 70 से ज्यादा देशों के साथ चीन मोटा व्यापार करता है। तो जाहिर है मंदी इन 70 देशों पर भी बुरा असर डालेगी। आसान शब्दों में ये समझ लीजिए कि जो देश चीन पर जितना निर्भर है वो उतना ही ज्यादा नुकसान उठाएगा। सबसे बुरा हाल होगा इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में। जिनपिंग की उम्मीदों का सूरज इसलिए भी ढल रहा है क्योंकि दुनिया के 4 बड़े बैंक भी चीन की बर्बादी की भविष्यवाणी कर चुके हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन और यूबीएस, इन सब ने चीन की जीडीपी में 1% तक की गिरावट का साफ अनुमान लगाया है। चीन के कुल विदेशी व्यापार में भी करीब 5% की गिरावट आई है। कई चीनी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर
छंटनी भी की है। हताश परेशान चीन अब मंदी पर काबू पाने के लिए बेसिक फार्मूले पर पलटा है, यानी किसी भी तरह निर्यात को कई गुना बढ़ाना। मंदी बुरा संकेत होता है। आपको समझाते हैं कि चीन की मंदी का भारत पर क्या असर होगा। हमें भी चिंता करनी चाहिए। गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बड़ा मार्केट है। गाड़ियां बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है, जो पार्ट्स हमें चाहिए होते हैं, ज़्यादातर हम चीन से मंगा लेते हैं। चीन की मंदी इस सेक्टर में महंगाई ला सकती है, क्योंकि गाड़ियों के पार्ट्स महंगे हो सकते हैं इस मंदी के कारण। घर दुकान पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि स्टील सेक्टर में चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और कंज्यूमर भी। चीन में मंदी से दुनिया में स्टील की डिमांड घटेगी। चीन स्टील की कीमतें घटाएगा, जिससे भारत की स्टील इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। घरेलू उपकरण, बिजली का सामान महंगा हो सकता है। चीन की मंदी से भारत में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को भी ज्यादा झटका लग सकता है, क्योंकि भारत में रोजगार देने में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। चीन की मंदी इस सेक्टर में महंगाई और नौकरी में कटौती जैसा दोहरा संकट खड़ा कर सकती है। दवाएं, इलाज महंगा हो सकता है। फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर में भी भारत बहुत हद तक चीन पर डिपेंड करता है, सामान वहां से आता है। चीन की मंदी भारत में दवाइयों को महंगा कर सकती है। चाइना ने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई हैं जिसका खामियाजा उनको अब खुद ही भुगतना पड़ रहा है। ज़ीरो कोविड से लेके और चाइनीज़ सरकार की दखलंदाजी, मुझे लग रहा है उस सब का इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और कोविड के बाद जब से बड़े बड़े देश, विकसित देश और बड़ी बड़ी कंपनीज अब चाइना के अलावा अपना दूसरा मकाम ढूंढने लगे हैं, तो मुझे लग रहा है उसको देखते हुए चाइना अगर स्लो डाउन होता है तो भारत को कुछ हद तक नुकसान होगा, पर मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में भारत को इससे फ़ायदा होने वाला है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।